नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल अमित गरवा पे। तो आज हम एक मॉडर्न हिस्ट्री की रिवीजन क्लास लेंगे। जो आज तक हमने जो क्लास में करवा दिया है उसका एक रिवीजन करेंगे और इस रिवीजन क्लास को आपको शुरू से लेकर आखिर तक देखना है और इसमें आपके 5 से या 6 चैप्टर लगभग क्लियर कर दिए जाएंगे। ठीक है, विद एक्सप्लेन के साथ बहुत ही अच्छी क्लास लेंगे, तो आपको शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना है। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है कि भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली यात्री कौन था। प्रथम पुर्तगाली, तो आपको धैर्य बनाए रखना है। ठीक है, क्लास पूरी देख के बताना कि आप कैसे लिखें कि भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली यात्री कौन था। ये है पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है भाई, पहला ऑप्शन है वास्को डी गामा। ठीक है, नंबर 2 पे ऑप्शन आपके पास कोलंबस, क्रिस्टोफर कोलंबस। ठीक है, नंबर 3 पे है फ्रांसीसी दे अल्मेडा। ठीक है, और नंबर 4 है अल्बुकर्क, अल्फांसो द अल्बुकर्क। ये अल्फांसो द अल्बुकर्क। ठीक, ये है भाई आपके ऑप्शन। तो पहला क्वेश्चन है कि भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली यात्री कौन था। ठीक है, आपके पास अब 30 सेकंड का समय है, बताओ। तो नंबर 1 ऑप्शन है वास्को डी गामा, नंबर 2 पे कोलंबस, नंबर 3 पे है फ्रांसिस द अल्मेडा और या फिर अल्फांसो द अल्बुकर्क। तो राइट आंसर क्या हुआ? तो भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली यात्री कौन था? वास्को डी गामा। ठीक है, तो प्रथम पुर्तगाली यात्री था वास्को डी गामा। तो आपको पता है कि वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में पश्चिमी तट पे आया था। कहाँ पर? पश्चिमी तट पे। और पश्चिमी तट पे भी कहाँ पर? कालीकट नामक बंदरगाह पे। किस बंदरगाह पे पहुंचा? कालीकट नामक बंदरगाह पे पहुंचा था 1498 ईस्वी में। इसी प्रकार वास्को डी गामा है वो भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली यात्री था। लेकिन इससे वास्को डी गामा से पहले भी एक व्यक्ति होता था बार्थोलोमो डियाज। कौन? बार्थोलोमो डियाज नाम का एक व्यक्ति होता था, वो भी भारत की खोज करना चाहता था। ठीक है, और वो 1483 में भारत की यात्रा पर निकलता है, लेकिन वो दक्षिण अफ्रीका के निचले तट आशा अंतरिप तक ही पहुंच पाता है। ठीक है, कहाँ तक? आशा अंतरिप तक ही पहुंचाता है। ऋषि आशा अंतरिप को बाद में क्या नाम दिया जाता है? केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप। तो केप ऑफ जो गुड होप है वो किसी को नाम दिया के आशा अंतरिप को नाम है केप ऑफ गुड होप। ये 1488 में नाम दिया जाता है इसको। तो वहाँ तक वास्को डी गामा से पहले बार्थोलोमो डियास आ चुके थे, लेकिन ये भारत नहीं पहुँच पाए थे। ठीक है, कि भारत नहीं पहुँच पाए थे, लेकिन भारत जो पहली बार पहुँचा था वो था वास्को डी गामा। वास्को डी गामा भारत में पहुंचा था, लेकिन ये आशा अंतरिप तक आया था। और भारत में इसको जब आशा अंतरिप से आगे ले जाने का काम किया वो था गुजरात। वास्को डी गामा को गुजरात का एक व्यापारी था अब्दुल मजीद। अब्दुल मजीद नाम का एक व्यापारी था गुजरात का, वो भारत में इनको बाद में ले जाता है। ठीक है, और अभी हम बात करें कोलंबस की। तो कोलंबस है वो भी एक स्पेन का यात्री था। कहाँ का यात्री था? एक स्पेन यात्री था, स्पेन का यात्री था। ठीक है, और स्पेन का ये भी अपनी यात्रा के दौरान 1492 ईस्वी में किसकी खोज कर देता है? अमेरिका की। ठीक है, तो इन्होंने अमेरिका की खोज की थी, यानी अमेरिका तो पहले से था लेकिन उससे रास्ते की खोज की थी 1492 में, और ये स्पेन का यात्री था। ठीक है, यदि हम बात करें फ्रांसीसी दे अल्मेडा की, तो जो अल्मेडा थे वो भारत में आने वाला प्रथम वायसराय था, पुर्तगाली वायसराय। पुर्तगाली
वायसराय। ये कौन होता था? वायसराय, पुर्तगाली वायसराय। और कैसा? प्रथम पुर्तगाली वायसराय था। ठीक है। और ये कब आया था? 1505 में। ठीक है। तो भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था? फ्रांसिस डी अल्मेडा प्रथम पुर्तगाली वायसराय थे। 1505 में भारत में वायसराय, पुर्तगाली वायसराय बनकर आया। और इन्होंने क्या चलाई थी, किस पे ध्यान दिया था? WWP यानी वॉल्यू वाटर पॉलिसी अपनाई थी उन्होंने। क्या, कौन सी नीति अपनाई थी? वॉल्यू वाटर पॉलिसी। ठीक है। ये आपसे से पूछा जाएगा फ्रांसिस डी अल्मेडा से, तो प्रथम पुर्तगाली वायसराय था और इसने वॉल्यू वाटर पॉलिसी को अपनाया था, यानी समुद्री क्षेत्रों पर अधिकार करने के लिए इसने ज़्यादा ध्यान दिया था। ठीक है, नीति अपनाई थी। और यदि हम बात करें अल्फांसो दी अल्बुकर्क की, अल्फांसो दी अल्बुकर्क, तो अल्बुकर्क ये भी एक पुर्तगाली वायसराय था। और ये 1509 में आता है भारत। पुर्तगाली क्या था? पुर्तगाली वायसराय था ये भी क्या था? पुर्तगाली वायसराय था। और 1509 के रूप में भारत में पुर्तगाली वायसराय बनकर आता है। और ये 1510 में गोवा के जो राजा, बीजापुर के जो शासक थे यूसुफ आदिल शाही, बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाही से क्या है, ये गोवा छीन लेता है, यानी गोवा छीन लेता है। कब? 1510 में। ठीक है। तो एक इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है कि भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली यात्री कौन था। ये हमारा पहला क्वेश्चन था। ठीक है। तो इसमें कौन था? वास्को डी गामा। कब आया? 1498 में। किस तट पे? पश्चिमी तट पे। कहाँ पर? कालीकट बंदरगाह से। ठीक है, कालीकट बंदरगाह से आया था। और उसको भारत में किस मदद की थी? भारत में आने में अब्दुल मजीद नाम के एक व्यापारी था गुजरात का, उन्होंने इसकी मदद की थी। बाद में कोलंबस की बात करते हैं, एक स्पेन का यात्री था, इन्होंने 1492 ईस्वी में अमेरिका की यात्रा की, यानी खोज की थी। और फ्रांसिस दो अल्मेडा है, इसकी बात करें तो भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली वायसराय होता था। 1505 में आया था और इसने वॉल्यू वाटर पॉलिसी की नीति अपनाई थी। अल्फांसो दे अल्बुकर्क की बात करें तो 1509 में ये पुर्तगाली वायसराय बनकर आया और 1510 में ये यूसुफ आदिल शाही जो बीजापुर के शासक थे उनसे गोवा छीन लेता। ठीक है जी। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, अब करते हैं अगला क्वेश्चन। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको चारों ऑप्शन क्लियर हो गए होंगे। ठीक है। इसी प्रकार हम प्रत्येक क्वेश्चन के सभी ऑप्शन क्लियर करते हुए एक संपूर्ण जानकारी के साथ आगे बढ़े। ठीक है। तो नंबर 2 पे क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? कब लड़ा गया? ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। प्लासी का युद्ध कब? नंबर 1 ऑप्शन है 1756 में, 2 पे है 1757 में, नंबर 3 ऑप्शन है 1760 में और नंबर 4 ऑप्शन है 1764 में। बताओ। ठीक है। तो आपको क्या बताना है कि प्लासी का जो युद्ध है वो कब लड़ा गया था? 1756 में, 57 में, 1760 में या 1764 में? तो बताओ राइट आंसर क्या होगा इसका? तो इसका राइट आंसर होगा 1757 में। जो प्लासी का जो युद्ध है वो लड़ा गया था 23 जून 1757 को। ठीक है। किन किन के बीच में? जो बंगाल के नवाब होते थे सिराजुद्दौला, उसमें बंगाल के नवाब कौन थे? सिराजुद्दौला वर्सेज अंग्रेजी सेना के बीच में। ठीक है। अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच में लड़ा गया था। जो सिराजुद्दौला था वो बंगाल का नवाब होता था। ठीक है। और जो अंग्रेजी सेना है उसका जो नेतृत्व क्या था? वो क्या था? रॉबर्ट क्लाइव ने। किन्होंने? रॉबर्ट क्लाइव ने इस सेना का नेतृत्व किया था। और इसमें जो विजय होती है वो होती है अंग्रेजी सेना की, यानी सिराजुद्दौला की हार हो जाती है इसमें। ठीक है। इसमें सिराजुद्दौला क्या है? हार जाता है। और कब लड़ा गया था? 23 जून 1757 को। और यदि पूछ ले कि प्लासी का जो युद्ध है किस नदी के किनारे लड़ा गया, तो भागीरथी नदी के किनारे। कौन सी नदी? भागीरथी नदी के किनारे। ठीक है। और इस प्रकार बंगाल इस युद्ध के बाद बंगाल का जो, और ये युद्ध है ये पहले तो ये आपने ये पता होना चाहिए कि हार का क्या कारण रहा, क्यों आ रही है युद्ध,
क्योंकि बताया जाता है कि सिराजुद्दौला के पास लगभग 50,000 की सेना थी, जबकि रॉबर्ट क्लाइव के पास मात्र कई 300, खुद तो बताता है 300, लेकिन 3,000 सेना बताई जाती है। ठीक है, फिर भी सिराजुद्दौला हारता। इसके कारण क्या था कि सिराजुद्दौला है उनको अपनों ने ही धोखा दे दिया था। सिराजुद्दौला को धोखा देने में एक हाथ किसा रहा था, उसका सेनापति होता है मीर जाफ़र, और मीर जाफ़र है ये सिराजुद्दौला को धोखा देता है। और इनकी एक मौसी थी घसीटी बेगम, घसीटी बेगम ने भी इनका साथ नहीं दिया था। ठीक है, यानी अपनों ने इनका साथ नहीं दिया। इनका जो मीर जाफ़र का जो सेनापति था वो अंग्रेज़ों से मिल जाता है, और मीर जाफ़र को अंग्रेज़ बताते हैं कि बताया था कि आपको क्या बंगाल का नवाब बना दिया जाएगा। और बाद में सिराजुद्दौला की हार के बाद प्लासी युद्ध में मीर जाफ़र है इसको बंगाल का नवाब बना दिया जाता है, बंगाल का नवाब बना दिया जाता है मीर जाफ़र को। और जो कि मीर जाफ़र के समय अंग्रेज़ों ने खूब धन लूटा, जो कि अंग्रेज़ों की कठपुतली के रूप में रहा। ठीक है, तो मीर जाफ़र वो अंग्रेज़ों की कठपुतली के रूप में कार्य करता था, और इस टाइम अंग्रेज़ों ने बंगाल से बहुत सारा धन लूटा। ठीक है, तो आपको ये क्लियर हो गया प्लासी का युद्ध के। ठीक है, तो यदि हम बात करें 1756 की, ठीक है, 1756 की बात करें तो आपको याद होगा कि 20 जून 1756 को, 20 जून 1756 है, इस समय एक घटना घटी थी, ब्लैक होल ट्रेजेडी। ब्लैक होल ट्रेजेडी, ब्लैक होल ट्रेजेडी यानी काल कोठरी त्रासदी। ठीक है, काल कोठरी त्रासदी। जो ब्लैक होल जो ट्रेजेडी हुई थी वो कब हुई थी? 20 जून 1756 को। और एक अंग्रेज होलवेल नामक एक अंग्रेज बताता है, कौन बताता है? होलवेल। वो बताता है कि सिराजुद्दौला है वो एक छोटे से कमरे के अंदर 146 व्यक्तियों को बंद कर देता है, और बाद में जब सब उसको खोलता है तो केवल मात्र 23 व्यक्ति ही जिंदा बचते हैं। कितने? केवल 23 व्यक्ति ही जिंदा बचते हैं। लेकिन ये यही बताया जाता है कि ये जो कहानी है अंग्रेजों की एक मनगढ़ंत कहानी है, वो क्योंकि वे युद्ध करना चाहते थे किसके साथ? सिराजुद्दौला के साथ। इस प्रकार ये मनगढ़ंत कहानी बताई जाती है। लेकिन ब्लैक होल जो दुर्घटना आपको याद रहा है 20 जून 1756 को घटित हुई थी, इसे काल कोठरी की त्रासदी कहते हैं। और एक सिराजुद्दौला क्या है, इसमें 146 व्यक्ति को बंद करता है एक छोटे से कमरे में, और बाद में 23 व्यक्ति ही मात्र जिंदा बचते हैं। और ये कौन बताता है? होलवेल। ठीक है, तो हम दो ऑप्शन क्लियर हो गए। अब बात करें हम 1760 की। यदि 1760 की बात की जाए तो जो 1760 था, इसमें 1757 के बाद क्या है, नवाब बंगाल का नवाब किसे बना दिया था? मीर जाफ़र को। ठीक है, और 1760 में मीर जाफ़र को हटाकर, मीर जाफ़र को क्या है? हटा दिया जाता है। मीर जाफ़र को हटाकर मीर कासिम को, मीर हटाकर मीर कासिम है उसको बंगाल का नवाब बना दिया जाता है। ठीक है, तो मीर जाफ़र को कब हटा दिया जाता है? 1760 में। 1760 में मीर जाफ़र को हटा के बाद में मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया जाता है। ठीक है, अगला है 1764 ऑप्शन में। तो 1764 की यदि बात करूँ मैं, तो 1764 में हुआ था बक्सर का युद्ध। किसा? बक्सर का युद्ध। जो बक्सर का युद्ध है वो हुआ था 1764 में। जो बक्सर का युद्ध हुआ है वो किन किन के बीच में हुआ था बताओ? आपको बताना है कि जो बक्सर का युद्ध है वो किन किन के बीच में हुआ था। ठीक है, तो बक्सर का युद्ध शाह आलम, ठीक है, शुजाऊ दौला और मीर कासिम एक तरफ इस युद्ध में लड़ते हैं। यानी मुग़ल सम्राट शाह आलम, अवध के नवाब शुजाऊ दौला और मीर कासिम के साथ लड़ाई कौन लड़ते हैं? अंग्रेज, और जिसका नेतृत्व कर रहा था हेक्टर मुंडो। ठीक है, हेक्टर मुंडो। यानी बक्सर का युद्ध कब लड़ा था? 1764 में। और इसमें भी अंग्रेज विजय हो जाते हैं, यानी जीत जाते हैं। कौन जीतते हैं? अंग्रेज जीत जाते हैं। ठीक है, और बाद में चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। तो
ये क्वेश्चन आपको सही समझ में आया होगा कि जो प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था, 23 जून 1757 को भागीरथी नदी के किनारे, ठीक है, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में लड़ा गया था। इसमें सिराजुद्दौला हार जाता है, उसके अपने ही क्या धोखा दे देते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है कि किस आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हो गई। क्वेश्चन अगला है कि किस आंग्ल मैसूर युद्ध में, किस आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हो गई, हैदर अली की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। नंबर 1 ऑप्शन है आपके पास कि प्रथम, ठीक है, या फिर द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, या फिर तृतीय, या फिर चतुर्थ, या फिर चतुर्थ, ठीक है। ये आपके पास ऑप्शन कि अंग्रेजों और मैसूर के शासक के बीच में 4 युद्ध हुए थे, ठीक है। कितने आंग्ल मैसूर युद्ध कितने हैं? 4 आंग्ल मैसूर युद्ध थे। तो उसमें बताना कि किस आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। हाँ भाई बताओ बताओ, किस युद्ध में? प्रथम में, द्वितीय में, तृतीय या चतुर्थ में, ठीक। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? सेकंड। क्या होगा? तो सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, उसमें क्या है, हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। तो आपको आंग्ल मैसूर युद्ध याद रखने हैं, आपको क्लास में करवा भी दिए गए हैं आंग्ल मैसूर युद्ध। जो आंग्ल मैसूर युद्ध कितने हैं? 4, यानी अंग्रेजों और मैसूर के शासकों के बीच। पहला 1767 से 69 के बीच में हुआ। दूसरा है 1780 से 82 तक लड़ा गया। तीसरा 1790 से 92 और चौथा 1799 में, ठीक है। ये 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए, ठीक है। जो पहला लड़ा गया था वो हैदर अली ने लड़ा था, अंग्रेजों और हैदर अली के बीच में, ठीक है। और इसमें संधि होती है मद्रास की संधि। किसकी संधि? मद्रास की संधि। जो द्वितीय, जो 1780 से 82 के बीच में आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, उसमें हैदर अली की मृत्यु हो जाती है, हैदर अली की मृत्यु, यानी हैदर अली की मृत्यु पूछ लिया जाए तो किसी द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में। और संधि कौन सी होती है? मैंगलोर की, मैंगलोर संधि होती है, ठीक। जब बात करें तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध की, 1790 से 92 के बीच में तीसरा जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, तो इसमें कौन लड़ता है? टीपू सुल्तान। और इसमें संधि होती है श्रीरंगपट्टनम की, श्रीरंगपट्टनम, ठीक है, श्रीरंगपट्टनम की इसमें संधि होती है। और यदि हम बात करें अंतिम आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में, इसमें टीपू सुल्तान मारा जाता है। कौन मारा जाता है? टीपू सुल्तान। तो आपको पूछ लीजिए कि हैदर अली की मृत्यु कब हुई थी, तो हैदर अली की तो मृत्यु हुई वो तो हुई थी द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में। और यदि पूछ लेगी टीपू सुल्तान की, तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में, चौथे में। यानी कब? टीपू सुल्तान की 1799 में मृत्यु होती है और 1782 में होती है किसकी? हैदर अली की, ठीक है। 1782 में हैदर अली की होती है, लेकिन 1799 में किनकी होती है? टीपू सुल्तान की होती है। और जो टीपू सुल्तान है, इसको टीपू सुल्तान को क्या कहा जाता है? शेर ए मैसूर, यानी मैसूर का शेर कहा जाता है, शेर ए मैसूर भी कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? शेर ए मैसूर किसे कहा जाता है? टीपू सुल्तान को। अपनी राजधानी क्या है? श्रीरंगपट्टनम थी। और जो हैदर अली है वो कहाँ का शासक था? मैसूर का। और कब बना था? 1761 में वो मैसूर का शासक बना, 1761 में, ठीक है। तो आपको चारों आंग्ल मैसूर युद्ध कवर हो गई। प्रथम कब लड़ा? 1767 से 69 के बीच में, ठीक है। और ये संधि याद करें, 3 संधि हैं, इसको याद रखना, एस। पहले छोटा अम यानी मद्रास छोटा नाम है, बाद में बड़ा मैंगलोर, एस से श्रीरंगपट्टनम, यानी एस नहीं बनाते, एस, जैसे SMS होता है इस तरह, इसी प्रकार एस भी होता है, ठीक है। तो एस यानी मद्रास, मैंगलोर और श्रीरंगपट्टनम की संधि, ये 3 संधि हुई थी। और इसमें 4 युद्ध, दूसरे में क्या है? हैदर अली की मृत्यु हो जाती है, और चौथे में क्या है? टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। और कहाँ का? मैसूर का शासक था। और जो टीपू सुल्तान है, उन्होंने जैकोबियन क्लब की स्थापना की थी, ठीक है।
किस क्लब की? जैकोबियन क्लब की। तो चारों आंग्ल में शुरू आपको याद हो गए होगी। 1767 से 69 के बीच पहला, दूसरा 80 से 82 के बीच में, ठीक है, तीसरा 90 से 92 के बीच में, और चौथा है 1799 में, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, तो किस सिख गुरु ने अगला क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की? गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की, ठीक है। ये है भाई हमारे पास, यानी ऑप्शन पहला है गुरु नानक जी ने। नंबर 2 पे है गुरु अंगद, ठीक है। नंबर 3 ऑप्शन है गुरु अर्जुन देव, और नंबर 4 पे आपको ऑप्शन है गुरु तेग बहादुर, ठीक है। बताओ भाई कि किस सिख गुरु ने गुरुमुखी जो लिपि है उसकी शुरुआत की थी? ठीक, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन है गुरु नानक ने, गुरु अंगद ने, गुरु अर्जुन देव ने, और गुरु तेग बहादुर ने, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? गुरु अंगद ने। यदि मैं सिख गुरुओं की बात करूं तो सिख जो संप्रदाय है इसकी जो स्थापना करने का कार्य क्या, वो क्या था? गुरु नानक देव जी ने, ठीक है। सिख संप्रदाय की स्थापना कौन करता है? गुरु नानक देव, ठीक है। तलवंडी में इनका जन्म होता है, और 1500 तलवंडी में इनका जन्म होता है, और ये किन के समकालीन थे? बाबर एवं हुमायूं के समकालीन होते थे। यानी गुरु नानक है किन के समकालीन होते थे? बाबर एवं हुमायूं। बाबर एवं आपको पूछ लिया जाए तो बाबर एवं हुमायूं के समकालीन होते थे, और इनके 1538 में ईस्वी में करतारपुर नामक जगह पर क्या इनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु की कहाँ पर होती है? करतारपुर में, ठीक है, करतारपुर में 1538 ईस्वी में। और जो पंगत और संगत को, यानी धर्मशालाओं की स्थापना की, संगत और पंगत, ठीक है। और जो लंगर व्यवस्था है उसको शुरुआत की, जो लंगर व्यवस्था है वो शुरुआत की थी गुरु नानक देव जी ने। और ये सिख के प्रथम गुरु थे। सिख संप्रदाय में प्रथम गुरु कौन थे? गुरु नानक देव। तो सिख संप्रदाय इसमें 10 गुरु हुए हैं, ठीक है। और जो 10 गुरु के बाद में जो इनकी जो गुरुवाणी थी उनको क्या गुरु मान लिया गया। तो गुरु अंगद की हम बात करें, जो जिसने गुरुमुखी लिपि शुरुआत करी, ये थे सेकंड, यानी दूसरे सिख गुरु। गुरु अंगद क्या है? दूसरे सिख गुरु थे। इनका अन्य नाम क्या था? लहना इनका अन्य नाम भी था। और इन्होंने किसकी शुरुआत की थी? गुरुमुखी लिपि की। और जो लंगर जो व्यवस्था शुरू की थी गुरु नानक देव जी ने, इन्होंने जो लंगर व्यवस्था को स्थायी बना दिया था, लंगर व्यवस्था को स्थायी कर दिया था, ठीक है। तो आपको याद होगा गुरु जी ने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार की शुरुआत की थी। लैन इनका अन्य नाम था, और लंगर व्यवस्था को स्थायी बनाया, और दूसरे गुरु थे। अब बात की जाए गुरु अर्जुन देव की, ठीक है। तो जो गुरु अर्जुन देव थे वो सिखों के कौन से नंबर के गुरु थे? सिखों के 5वें गुरु थे। कौन से? 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव। और गुरु अर्जुन देव को जहांगीर मरवा देता है। क्यों मरवा देता है? क्योंकि इन्होंने राजकुमार खुसरो की सहायता की थी। राजकुमार खुसरो की सहायता के कारण इसे कौन मरवा देता है? जहांगीर। और अर्जुन देव से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, कौन से नंबर के? 5वें नंबर के। जहांगीर इनको मरवा देता है खुसरो की सहायता के कारण, और ये इन्होंने आदि ग्रंथ का संकलन किया। एक क्वेश्चन और है कि आदि ग्रंथ, सिखों का जो ग्रंथ आदि ग्रंथ, उनका संकलन क्या? आदि ग्रंथ में क्या है? गुरु नानक जी की जो कविताएं हैं, रचनाएं हैं, उनका क्या संकलन है, ठीक है। तो आदि ग्रंथ का संकलन किसने किया? गुरु अर्जुन देव ने। कौन से नंबर के गुरु थे? 5वें नंबर के गुरु थे। राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने मरवा दिया था, ठीक है। बाद में हम बात करें
यानी फांसी दे दी थी इनको, गुरु अर्जुन देव को। गुरु तेग बहादुर जी के बारे में, तो जो गुरु तेग बहादुर जी थे वो सिखों के 9वें गुरु हुए। कौन से नंबर के? 9वें गुरु हुए। ठीक है, गुरु तेग बहादुर जी सिखों के 9वें गुरु हुए हैं। और गुरु तेग बहादुर को भी औरंगजेब मरवा देता है। ठीक है, किन्होंने? औरंगजेब ने। कब? 1606 ईस्वी में। 1606 ईस्वी में कौन मरवा देता है? औरंगजेब। ठीक है, क्योंकि इन्होंने इस्लाम धर्म न कबूल करने के कारण, इस्लाम धर्म न कबूल करने के कारण, इस्लाम धर्म न कबूल करने के कारण 1606 ईस्वी में औरंगजेब को मरवा देता है, जहाँ पर शीशगंज गुरुद्वारा है। ठीक है, तो आपके चारों ऑप्शन क्लियर हो गए शायद। और जो अंतिम जो गुरु है, और जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो अंतिम गुरु, जो 10वें गुरु थे सिख संप्रदाय के, वो थे गुरु गोविंद सिंह। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। जो अंतिम पूछ ले कि अंतिम गुरु कौन थे? अंतिम तो गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह क्या है? अंतिम गुरु है, जिन्होंने किसकी स्थापना की थी? खालसा पंथ की। कौन सी? खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह। कब? 1699 ईस्वी में। ठीक है, दिन क्या था इस दिन? बैसाखी के दिन। बैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना की थी 1699 में, जिन्हें गुरु गोविंद सिंह, और अंतिम या फिर 10वें गुरु थे। ठीक है, और अमृतसर की यदि स्थापना पूछ ले किस गुरु ने की थी, तो रामदास ने। ठीक है, तो जो सिख के चौथे गुरु है रामदास, तीसरे थे अमरदास। तो पहले गुरु थे गुरु नानक देव जी, दूसरे गुरु गुरु अंगद थे, जिनका लैना नाम था, और उन्होंने लंगर जो व्यवस्था थी उनको स्थायी भी बनाया था, और गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी। अर्जुन देव की बात करें तो 5वें गुरु थे। अमीर खुसरो की सहायता के कारण जाकिर ने इनको मरवा दिया था, और एक आदि ग्रंथ का संकलन भी गुरु अर्जुन देव ने किया था। ठीक है, यदि गुरु तेग बहादुर की बात करें तो सिखों के 9वें गुरु हुए हैं। औरंगजेब ने इनको मरवा दिया था क्योंकि इस्लाम धर्म न कबूल करने के कारण। कब? 1606 ईस्वी में। ठीक है, और जो अंतिम गुरु थे वो थे गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी 1699 ईस्वी में बैसाखी के दिन। ठीक है, तीसरे गुरु थे अमरदास, और चौथे गुरु रामदास जी हुए। ठीक है, यदि 5वें अर्जुन देव जी। और अकबर है वो बीबी बानी नामक महिलाओं के 500 बीघा जमीन भी देता है। बाद में वहाँ पर क्या है, अमृतसर नगर बसाया गया था। ठीक, तो अगला क्वेश्चन हमारा कि बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे? बंगाल के पहले गवर्नर, बंगाल के पहले गवर्नर, पहले गवर्नर कौन बने या कौन थे? ठीक है, ये क्वेश्चन ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव। ऑप्शन नंबर 2 है वारेन हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, नंबर 3 पे है विलियम बेंटिंक, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ठीक है, और ऑप्शन 4 है कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, कैनिंग। ये हैं आपके पास ऑप्शन। ठीक, तो बताओ बंगाल के पहले गवर्नर कौन बने? रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्स, विलियम बेंटिंक या फिर लॉर्ड कैनिंग? ठीक है, तो बताओ भाई बंगाल के पहले गवर्नर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्या? विलियम बेंटिंक? नहीं भाई, जो बंगाल के जो पहले गवर्नर बने थे वो थे रॉबर्ट क्लाइव। कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के पहले गवर्नर बने थे, क्योंकि प्लासी का जो युद्ध हुआ था 1757 में, वो क्या था, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में था। और इसी प्लासी के युद्ध के बाद में रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का पहला गवर्नर नियुक्त किया जाता है। क्या नियुक्त किया जाता है? गवर्नर। ठीक है, क्या नहीं था? पहला गवर्नर। कहाँ का? बंगाल का, सिर्फ बंगाल का, बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है,
और बाद में हम बात करें, और रॉबर्ट क्लाइव है, इसने बंगाल में द्वैध शासन की भी शुरुआत की। बंगाल में जो द्वैध शासन लागू किसने किया था, बंगाल में द्वैध शासन, तो वो भी रॉबर्ट क्लाइव ने। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव से 2 क्वेश्चन याद रखना है। बाद में बात करें वारेन हेस्टिंग्स की। ठीक है, तो ये कौन थे, बंगाल के पहले, ये तो थे गवर्नर, और ये बने बंगाल के पहले गवर्नर जनरल। ठीक है, यानी बंगाल के पहले गवर्नर जनरल, गवर्नर, यदि बंगाल के पहले गवर्नर जनरल की बात की जाए तो वो थे वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, क्योंकि 1773 में एक एक्ट आया था, 1773 में एक्ट आया था रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, और इसी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के जो गवर्नर होता है उसको बना दिया गया था बंगाल के गवर्नर जनरल। ठीक है, बंगाल को गवर्नर को क्या बना दिया जाता है, बंगाल का गवर्नर जनरल। ठीक है, तो इसी प्रकार यदि बंगाल का अंतिम गवर्नर पूछ लिया जाए तो वारेन हेस्टिंग था, और प्रथम गवर्नर जनरल पूछ लिया जाए तो भी वारेन हेस्टिंग था। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बनाया गया था, और इनका शासनकाल 1774 से 85 के बीच में रहा, यानी कार्यकाल, इनका जो कार्यकाल था 1774 से 85 के बीच। और वारेन हेस्टिंग के टाइम ही भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था, बंगाल गजट। बंगाल गजट का प्रकाशन भी वारेन हेस्टिंग के टाइम हुआ था। कब, 1780 में आया था बंगाल गजट। ठीक है, और इनके संस्थापक बताओ कौन थे, बताओ संस्थापक कौन थे इसके। संस्थापक, जो बंगाल गजट है भारत का पहला समाचार पत्र था, बंगाल गजट 1780 में प्रकाशन हुआ था, और वो तो जेम्स ऑगस्टन हिक्की, जेम्स ऑगस्टन हिक्की, जेम्स ऑगस्टन हिक्की ने इसका प्रकाशन किया था 1780 में। किसके टाइम, वारेन हेस्टिंग के टाइम में। और 1784 में आपको पता है एक आया था द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में होती है। किसके टाइम में, वारेन हेस्टिंग के टाइम, द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। यदि आपको वैसे याद रखना, 1784 में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की जो स्थापना हुई वो भी वारेन हेस्टिंग के समय हुई थी। विलियम जोन्स इसकी स्थापना करते हैं। ठीक है, और 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, इसी के तहत 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी जाती है। ठीक है, तो कलकत्ता में जो सुप्रीम कोर्ट है इसकी स्थापना कब हुई, 1774 में, और इसके जो पहले मुख्य न्यायाधीश बनाए गए एलिजा एम्पे को। ठीक है, तो आपको वारेन हेस्टिंग से इतने क्वेश्चन याद रखने हैं। ठीक है, तो क्या क्या याद रखना है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का पहला गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया, और 1774 में इसी एक्ट के तहत क्या बना दिया गया था, एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी गई थी, और एलिजा एम्पे इसके मुख्य न्यायाधीश हुए। ठीक है, और बंगाल जो पहला समाचार पत्र था बंगाल गजट वो भी इसी के टाइम में हुआ, और द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना भी इसी के टाइम में हुई थी। अब बात करें हम यदि विलियम बेंटिंग की। ठीक है, पहले तो ये तो विलियम बेंटिंग का शासनकाल कब से कब रहा, हाँ कौन याद है, 1828 से लेकर 35 के बीच में इनका कार्यकाल था। यानी इनका कार्यकाल कब था, 1828 से 35 के बीच में विलियम बेंटिंग। और 1833 का जो चार्टर एक्ट आया, इसी चार्टर एक्ट के तहत क्या कर दिया गया, जो बंगाल का जो गवर्नर जनरल होता था उसको भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त कर दिया गया, भारत का गवर्नर जनरल। ठीक है, यानी बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त कब किया गया, 1833 को चार्टर एक्ट के तहत। ठीक है, 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। तो भारत का पहला गवर्नर जनरल पूछ ले तो विलियम बेंटिंग, ये थे बंगाल के गवर्नर जनरल।
और ये है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। ठीक है, और किस एक्ट के तहत? 1833 में चार्टर एक्ट के तहत, इसको रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। बाद में हम बात करें लॉर्ड कैनिंग की, बताओ। लॉर्ड कैनिंग है, इसका जो कार्यकाल रहा है वो रहा 1856 से लेकर आगे 1862 तक, 56 से लेकर 62 तक इनका कार्यकाल रहा है। ठीक है, तो बताओ लॉर्ड कैनिंग है 1800। सबसे पहले ये बताओ कि 1857 की क्रांति किसके समय हुई? लॉर्ड कैनिंग के टाइम। ठीक है, 1857 की जो क्रांति हुई थी वो लॉर्ड 1857 की क्रांति हुई इसके समय। ठीक है, और इसी क्रांति के बाद में एक अधिनियम आता है 1858 का, भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम। ठीक है, भारत शासन अधिनियम आता है, और इसी भारत शासन अधिनियम के तहत देखा, भारत शासन अधिनियम आता है, और इसी भारत शासन अधिनियम के तहत क्या किया जाता है? जो गवर्नर जनरल, भारत का जो गवर्नर जनरल का पद है वो समाप्त करके उसका नया नाम दे दिया जाता है भारत का वायसराय। क्या है? भारत का वायसराय। ठीक है, इसी प्रकार लॉर्ड कैनिंग है वो भारत के प्रथम वायसराय बनते हैं। क्या बनते हैं? लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल। ठीक है, तो प्रथम वायसराय पूछ ले तो लॉर्ड कैनिंग था। 1857 की क्रांति इसके समय हुआ, 1858 का जो अधिनियम आया। और इससे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब 1848 में क्या लॉर्ड डलहौजी ने कौन सी नीति अपनाई थी? हड़प नीति। हड़प नीति 1848 में किसने लागू की थी? लॉर्ड डलहौजी ने। और इसी हड़प नीति को समाप्त करने का कार्य क्या था? वो लॉर्ड कैनिंग ने क्या था, यानी जो हड़प नीति थी, हड़प नीति को समाप्त कर दिया था। हड़प नीति को समाप्त किसने किया था? लॉर्ड कैनिंग ने। ठीक है, और जो 1858 में एक एक्ट आया था विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। जो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम है वो भी लॉर्ड कैनिंग के समय पे आया था। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग के समय पे। और भारत में इनका विधवा विवाह पुनर्विवाह अधिनियम में किनका साथ रहा था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर का, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का। तो लॉर्ड कैनिंग से आप इतने क्वेश्चन याद रखना है कि 1857 की क्रांति इनके समय ये भारत का प्रथम वायसराय था, भारत शासन अधिनियम आया, और इसी अधिनियम के तहत भारत का जो गवर्नर जनरल उसको वायसराय बना दिया गया, और हड़प नीति को ने समाप्त कर दिया था। विधवा पुनर्विवाह भी इसके टाइम में था। और ये एक है मुगल सम्राट के जो पद होता था उसको भी समाप्त कर दिया था इसी अधिनियम के तहत। मुगल सम्राट का पद है वो भी खत्म कर दिया गया था। मुगल सम्राट का पद क्या है? खत्म कर दिया गया था। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन करेंगे भाई। तो आपको इतनी जानकारी याद भी रखनी है साथ साथ में, और नोट भी करनी है। ठीक है, इनको नोट कर लेना। तो सबसे पहले बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बताओ। वारेन हेस्टिंग्स, भारत का पहला गवर्नर जनरल। विलियम बेंटिंग, भारत का प्रथम वायसराय। लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन है 1858 का वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया? 1878 का वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया? किसने रद्द किया? किसने रद्द किया? ये है भाई हमारा क्वेश्चन। ठीक है, और आपके पास जो ऑप्शन है पहले नंबर पे ऑप्शन है लॉर्ड लिटन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 पे बात करें तो लॉर्ड रिपन, क्या है? लॉर्ड रिपन। और यदि ऑप्शन नंबर 3 की बात की जाए लॉर्ड लिटन रिपन, डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी, या फिर मैं बात करूं डफरिन, लॉर्ड डलहौजी या फिर कर्जन, इसके जगह कर्जन कर ले, चाहे डफरिन कर ले। ठीक है, या फिर नंबर 4 पे ऑप्शन लॉर्ड कर्जन कि लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन। तो बताओ। हाँ भाई, आपके पास क्वेश्चन है 1878 का जो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट है वो किसने रद्द किया? ठीक है, ऑप्शन है लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, डलहौजी या फिर लॉर्ड कर्जन ने। बताओ भाई, इतना मैं पानी पी लूँ 2 मिनट में बताओ जल्दी दिए। ठीक है, जल्दी बताओ भाई।
बताओ। और यही बताना है कि वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट है ये क्या था। बेटन, लॉर्ड लिटन। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि रद्द किसने किया था ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, लॉर्ड रिपन। ठीक है, जो लॉर्ड लिटन थे इन्होंने क्या किया था, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट मार्च 1878 में इसको लागू किया था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट ये क्या था कि इसके तहत जो भारतीय समाचार पत्र था इन पे पाबंदी लगा दी गई थी। भारतीय समाचार पत्रों पे पाबंदी लगा दी थी। इसमें बताया गया था यदि किसी भी समाचार पत्र में, भारतीय समाचार पत्र में कोई भी आपत्तिजनक बात छपती है तो उसको प्रेस सहित जब्त कर दिया जाएगा। ठीक है, यानी प्रेस पर क्या है, एक किस्म का प्रतिबंध लगा दिया था किसने, लॉर्ड लिटन ने। ठीक है, और यदि लॉर्ड लिटन के समय की मैं बात करूं तो लॉर्ड लिटन के टाइम ही में एक काम और भी हुआ था, क्या बताओ। 1877 है, 1877 में दिल्ली दरबार भी लगा था। एक तो दिल्ली दरबार हम पढ़ते हैं 1911 में, ठीक है, लेकिन दिल्ली दरबार 1877 में भी लगा था। और महारानी जो विक्टोरिया थी, महारानी विक्टोरिया, उसको केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी। किसकी उपाधि, केसर ए हिंद की उपाधि। ठीक है, तो दिल्ली दरबार एक तो पढ़ते हम 1911 में लगा, लेकिन दिल्ली दरबार 1877 में भी लॉर्ड लिटन के समय भी लगाया गया था। और जो महारानी विक्टोरिया है उसको केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी। यदि हम बात करें तो इसको लागू तो किया था लॉर्ड लिटन ने, और जो इसको समाप्त कर दिया था इस एक्ट को लॉर्ड रिपन ने। ठीक है, तो लॉर्ड रिपन से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्या है कि इसे भारत का उदारक भी कहा जाता है। भारत का उदारक, भारत का उदारक के लॉर्ड रिपन को किसने कहा था, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल, फ्लोरेंस जो नाइटिंगेल है उन्होंने लॉर्ड रिपन को भारत का उदारक कहा था। ठीक है, और जो इससे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो पूछा जाता है कि इसे स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक, स्थानीय जो स्वशासन है उसका जनक किसे कहा जाता है, लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। ठीक है, लॉर्ड रिपन को क्या कहा जाता है, स्थानीय स्वशासन का जनक। और भारत का उदाहरण किसने, लॉर्ड रिपन को किसने कहा था, फ्लोरेंस नाइटिंगेल में। और इन्होंने क्या किया था, वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट है इसको रद्द कर दिया गया था। ठीक, इसके बाद में यदि बात करें तो इसे कि भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत, भारत में जो नियमित जो जनगणना है, नियमित जनगणना, उनकी शुरुआत भी किसके टाइम में हुआ थी, लॉर्ड रिपन की टाइम में थे। यदि पूछ लिया जाए कि भारत में पहली बार जनगणना किसके टाइम में हुआ, तो पहली बार जो जनगणना थी वो हुई थी लॉर्ड मेयो के समय में 1872 में। ठीक है, और बाद में 1881 में। ठीक है, और ये स्थानीय जो संबंधित जो नियम किस कब लागू थे, 1882 में। ठीक है, तो 1881 में भारत में पहली बार नियमित जनगणना की शुरुआत हुई लॉर्ड रिपन के टाइम में। और स्थानीय स्वशासन का जन्म भी किसी कहा जाता है, लॉर्ड रिपन को। और भारत का उदारक भी कहा था फ्लोरेंस नाइटिंगेल। लॉर्ड रिपन से इतने क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, ये जरूर आपको याद करने। आगे हम बात करें थे लॉर्ड डलहौजी की। तो लॉर्ड डलहौजी है जो ज़्यादातर जाना जाता है, वो आप सभी को याद है कि अपनी किस नीति के तहत, हड़प नीति के कारण, किस हड़प नीति के, या फिर इसको कहते हैं वेपगत का सिद्धांत, वेपगत सिद्धांत, क्या कहते हैं, वेपगत का सिद्धांत भी कहा जाता है। या फिर इसका एक नाम इंग्लिश में बोलें तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की नीति। ठीक है, यानी एक नाम। ये लॉर्ड डलहौजी है, इन्होंने कब हड़प नीति को लागू किया था, 1848 ईस्वी में। कब लागू किया था, 1848 ईस्वी में। और हड़प नीति क्या थी कि कोई भी राजा है यदि उसके कोई अपने खुद की संतान नहीं है, यानी वो दत्तक पुत्र गोद नहीं ले सकता, खुद की संतान नहीं है, तो उसकी मृत्यु के बाद उसके राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया जाएगा। ठीक है, एक तो ये बात थी, एक ये भी थी कि कोई भी राजा है वो ये अच्छी प्रकार से शासन नहीं कर पा रहा है, यानी कुशासन के आधार पर भी उसके राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया जाएगा। और इसके तहत जो पहली बार किस राज्य को मिलाया गया था, सबसे सर्वप्रथम हड़प नीति के तहत किसे मिलाया गया था, तो वो मिलाया गया था सतारा को। किसको,
17 को। कब? 1848 में ही 17 को 1848 में क्या है मिला लिया गया था हड़प नीति के तहत। यदि और आगे बात करूँ मैं तो 1849 में जैतपुर और संबलपुर को भी मिला लिया गया था। ठीक है, जैतपुर और संबलपुर को। 1850 में बात करूँ मैं तो किसे मिला लिया गया था? उदयपुर। बताओ भाई, उदयपुर या फिर किसे? 1850 में बघाट जो हिमाचल में है, बघाट, और उदयपुर को 52 में। 1850 में किसे? बघाट जो हिमाचल में पड़ता है उसको, और 1852 में उदयपुर को भी मिला लेगा इसी के तहत। बाद में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि झांसी को हड़प नीति के तहत कब मिलाया गया था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो 1853 में झांसी को इसी हड़प नीति के तहत मिला लिया जाता है। कब? 1853 में। ठीक है, और झांसी के बाद 1854 में नागपुर को मिला लिया जाता है। किनको? नागपुर को भी। ठीक है, यानी एक क्वेश्चन ये पूछा कि सबसे पहले किसे मिलाया गया था? तो 17 को 1848 में। और दूसरा क्वेश्चन ये पूछा था कि झांसी को कब मिलाया गया? तो 1853 में। ठीक है, बाद में 1854 में नागपुर को मिला लिया जाता है। और अवध है उसको 1856 में अवध को भी मिला लिया जाता है, अवध। और अवध को मिलाया जाता है कुशासन के आधार पर। किसके आधार पे? कुशासन के आधार पे। अवध को जो मिलाया गया था वो कुशासन के आधार पे मिलाया गया था। ठीक है, तो आपको ये डलहौजी से, इसे भारत में रेलवे का जनक भी कहा जाता है। और क्या पूछा जाता है कि डलहौजी है, इसको रेलवे का, भारत में रेलवे का जनक भी कहा जाता है। भारत में जो रेलवे का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक, क्योंकि इन्हीं के टाइम में 1853 में भारत में पहली बार रेल चली थी। ठीक है, पहली बार बम्बई से जो ठाणे के बीच में पहली बार रेल चलाई गई थी। ठीक है, इसलिए लॉर्ड डलहौजी है, इसको भारत में रेलवे जनक कहा जाता है। और इन्हें शिक्षा संबंधी एक अधिनियम आया था इसके समय में, वुड डिस्पेच। वो जो वुड डिस्पेच है वो किसने लागू किया था? तो 1854 में लागू किया था लॉर्ड डलहौजी में। इसके लिए भी इन्हें जाना जाता है। ठीक, तो लॉर्ड डलहौजी को खासकर इन्हीं के कारणों से जाना जाता है। एक तो आपको बता दें मोस्ट इम्पोर्टेंट थी हड़प नीति 1848 में 17 पहली बार मिलाएगा, झांसी को 1853 में मिलाएगा, अवध को कुशासन के आधार पर मिलाया था 1856 में। लागू तो डलहौजी ने किया था इस नीति को, लेकिन बाद में जो इस नीति को रद्द कौन करता है, खत्म कौन कर देता है? कैनिंग। ठीक है, कैनिंग इस नीति को खत्म कर देता है। ठीक, रेलवे का जनक कहा जाता है इनको, और वुड डिस्पेच भी। और यदि हम बात करें लॉर्ड कर्जन की, तो लॉर्ड कर्जन है वो ज़्यादातर किसके लिए जाना जाता है? बंगाल विभाजन के कारण। किसके कारण? बंगाल विभाजन के कारण। तो लॉर्ड कर्जन है, इनका जो कार्यकाल है वो 1899 से लेकर 1905 के बीच में रहता है लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल। और जो बंगाल का विभाजन है वो किया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। कब? 1905 में। ठीक है, और भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना भी, भारतीय पुरातत्व जो विभाग है इसकी स्थापना भी लॉर्ड कर्जन के समय ही की गई थी। ठीक है, तो लॉर्ड कर्जन से आपको याद रखना है, भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना भी 1904 में। ठीक है, और 1905 में इन्होंने बंगाल का विभाजन कर दिया गया था। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक, तो आपको क्लास है वो अंत तक देखनी है। इसमें आपके 4 से 5 जो चैप्टर हैं वो क्लियर करा दिए जाएंगे। ठीक है, बहुत ही डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे हम सभी के। ठीक, तो अगला जो क्वेश्चन है वो है 1857 की क्रांति में शहीद होने वाला प्रथम व्यक्ति। क्वेश्चन है हमारा 1857 की क्रांति में, 1857 की जो क्रांति थी, क्रांति में शहीद होने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन एक है मंगल पांडे। ठीक है, ऑप्शन 2 पे है रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 पे
बताओ। नाना नाना साहिब बहादुर शाह जफ़र, यानी बहादुर शाह जफ़र 4 पे नाना साहिब, नाना साहिब। तो आपको क्या बताना है कि 1857 की जो क्रांति हुई उसमें शहीद होने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? हाँ भाई बता, क्या ऑप्शन होगा इसका? राइट ऑप्शन क्या होगा इसका? 1857 की क्रांति में शहीद होने वाला प्रथम व्यक्ति क्या था? इसका राइट ऑप्शन होगा मंगल पांडे। ठीक है, जो 1857 की जो क्रांति थी उसका जो तत्कालिक कारण माना जाता है वो माना जाता है चर्बी वाले कारतूस को। क्या? चर्बी वाले कारतूस को। और जो चर्बी वाले जो कारतूस थे, जो कारतूस होते थे, उस पर किसकी चर्बी लगी हुई थी? इसके सूअर की और गाय की। गाय और सूअर की जो चर्बी का लेप होता था इसको, ठीक है, और इसको मुंह से छील कर क्या है बंदूक में डाली जाती थी इस कारतूस को। ठीक है, जब 29 मार्च, यदि बात करूं मैं 29 मार्च 1857 को, तो बैरकपुर छावनी, ठीक है, बैरकपुर छावनी कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बैरकपुर छावनी में क्या था? ये मंगल पांडे एक सैनिक था। ठीक है, और 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे को बताया जाता है कि मंगल पांडे ही इसने ये चर्बी वाले कारतूस को चलाने से इनकार कर देते हैं। ठीक है, इनकार कर देते हैं। और इसके बाद जब उसके साथ ज़बरदस्ती की जाती है तो वो एक अंग्रेज अधिकारी कैप्टन बाग व उसके एक अन्य साथी की गोली मारकर हत्या कर देता है। ठीक, कैप्टन बाग व उनके साथ एक अन्य साथी उनके गोली मार देता है 29 मार्च 1857 को और उनकी हत्या कर देता है। ठीक है, और इसी के कारण इस मंगल पांडे को 8 मई 1857 को क्या दे दी जाती है? फांसी दे दी जाती है। कब? 8 मई 1857 को। तो मंगल पांडे को फांसी कर दी गई 8 मई 1857 को, क्योंकि उन्होंने 29 मार्च 1857 को कैप्टन बाग, एक अंग्रेज अधिकारी था कैप्टन बाग, उसके एक अन्य साथी को गोली मारकर हत्या कर दी थी। ठीक है, और इसी घटना के बाद ये धीरे धीरे फैलती है। तो सभी राजाओं ने, जो भारत के उस समय राजा थे, उन्होंने क्या एक निर्णय लिया कि क्रांति की शुरुआत की जाएगी। और क्रांति की शुरुआत कब करने का निर्णय लिया था? 31 मई को। 31 मई को क्रांति करने का निर्णय लिया जाता है, लेकिन क्रांति होता है वो समय से पहले शुरुआत हो जाती है, लगभग 10 मई को। 10 मई को मेरठ से, उत्तर प्रदेश के मेरठ से इस क्रांति की शुरुआत हो जाती है। और इस क्रांति के हार का जो सबसे मेन कारण यदि बताया जाए तो यही होगा, क्योंकि क्रांति है उस समय से पहले शुरू हो जाती है। और 10 मई को क्रांति की शुरुआत मेरठ छावनी से होती है और 11 मई को जाकर मेरठ छावनी से सैनिक किसको? बहादुर शाह जफ़र। यदि हम बात करें बहादुर शाह जफ़र, तो बहादुर शाह जफ़र को इस क्रांति का 1857 की जो क्रांति है, इस क्रांति का क्या बना दिया जाता है? प्रमुख नेता। ठीक है, तो इस क्रांति का नेता या फिर नेतृत्व किसे सौंपा जाता है? क्रांति का बहादुर शाह जफ़र को सौंपा जाता है। ठीक है, इस 1857 क्रांति का नेतृत्व किसे सौंपा जाता है? बहादुर शाह जफ़र को। यदि बहादुर शाह जफ़र की बात करूं तो बहादुर शाह जफ़र की जब इससे नेतृत्व सौंपा गया था, मुगल सम्राट था, तो इनकी उम्र बहुत ज़्यादा थी, यानी बुजुर्ग व्यक्ति थे। और ये भी 1857 की क्रांति के आर्मी कारण रहा, क्योंकि किसी नौजवान यदि व्यक्ति को, नौजवान अन्य साथी को यदि सौंपा जाए तो इसके परिणाम अलग हो सकते थे, क्योंकि बहादुर शाह जफ़र एक बुजुर्ग व्यक्ति था। ठीक है, और ये बहादुर शाह जफ़र को अंग्रेज़ हैं वो गिरफ्तार कर लेते हैं, लेकिन असल में जो दिल्ली में जो नेतृत्व करता है वो करता है बख्त खां। सैनिकों का नेतृत्व कौन करता है? बख्त खां करता है। दिल्ली में सैनिकों का 1857 क्रांति में नेतृत्व बख्त खां। ठीक है, और बहादुर शाह जफ़र को हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया जाता है। कौन से मकबरे से? हुमायूं के मकबरे से। हुमायूं के मकबरे से क्या गिरफ्तार कर लिया जाता है? हुमायूं के मकबरे से। हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार करके उनको रंगून भेज दिया जाता है। कहाँ पर भेज दिया जाता है? रंगून। इनको भेज दिया जाता है रंगून यानी बर्मा, म्यांमार। ठीक है, पहले बर्मा नाम होता था, यानी रंगून में भेज दिया था। और इसी रंगून में 1862 में बहादुर शाह जफ़र की मृत्यु हो जाती है।
यानी बहादुर शाह की जफर की यदि मृत्यु पूछी जाए तो कहाँ पर होती है? रंगून में। कब? 1862 में। और इनका मकबरा भी कहाँ पर है? रंगून में। तो मकबरा कहाँ पर है बहादुर शाह जफर का? रंगून में। और यदि पूछ ले जाए बाबर का मकबरा भी कड़ा है काबुल में, बाहर से बाहर है। जहांगीर का मकबरा कहाँ? शाहदरा, वो भी बाहर है। यानी 3 मुगल सम्राट ऐसे हैं जिनका मकबरा बाहर से बाहर है। ठीक है। और ये क्या है, बहादुर शाह जफर एक शायर होते थे, आपको पता है कि बहादुर शाह जफर के मकबरे पे लिखा हुआ है कितना बदनसीब राजा है कि मरने के बाद 2 गज भूमि भी देश की 2 गज भूमि भी नसीब नहीं हुई। ठीक है। और यदि बात की जाए नाना साहेब, इन्होंने जो 28 साल की क्रांति थी वहाँ, तो उस क्रांति का नेतृत्व कहाँ से किया था? कानपुर से। ठीक है, कानपुर से। यदि इनका अन्य नाम पूछा जाए तो धोतू पंथ। धोतू पंथ इनका अन्य नाम था। ये बाजीराव के दत्तक पुत्र होया करते थे। बाजीराव के दत्तक पुत्र थे। बाजीराव के दत्तक पुत्र थे। ठीक है, धोतू पंथ इनका अन्य नाम था। और कानपुर में इनने इस क्रांति का नेतृत्व किया था। और इस क्रांति को कानपुर में दबाने का काम किया था, वो किया था कैंपबेल ने। कैंपबेल। और यदि आपसे पूछा जाए कि 1857 की जो क्रांति है उसको सबसे ज़्यादा दबाने का काम किया था, वो अंग्रेज अधिकारी था, वो था कैंपबेल। ठीक है, किसने किया था? कैंपबेल ने। और एक अन्य नाम लिया जाता है हेडसन। तो जो कैंपबेल व हेडसन है, इनका जो प्रमुख नाम आता है इस क्रांति को दबाने में। नाना साहब ने कहाँ से किया था? धोतूपंथ और कानपुर से। यदि बात करें लक्ष्मीबाई, ये भी 1857 की क्रांति में शहीद हो जाती है। और ये जो 1857 की क्रांति में शहीद यहाँ कहाँ से लड़ती है? झांसी से। झांसी से। ठीक है, इनका अन्य नाम बचपन में नाम था मन्नू। और ये शहीद हो गई थी 1857 की क्रांति में। क्या थी? शहीद हो गई थी। ठीक है। और जो झांसी है वहाँ पर जो इस क्रांति को दबाने का कौन सा अंग्रेज अधिकारी काम करता है? तो ह्यू रोज। ये भी कई बार पूछा जाता है, किस अंग्रेज अधिकारी ने झांसी में इस क्रांति को दबाया? तो वो दबाया था ह्यू रोज नामक अधिकारी ने। किसने? ह्यू रोज ने। ठीक है, किसने? ह्यू रोज ने। तो आपके सभी ऑप्शन क्लियर हो गए। और 1857 की क्रांति के बारे में भी कुछ पता होगा, चल गया होगा कि पहला है मंगल पांडे संविदाता। 8 मई 1857 को उनको फांसी दे दी जाती है क्योंकि उन्हें कैप्टन बागवान के साथी को 29 मार्च 1857 को गोली मार दी थी। ठीक है, बाद में 31 मई को क्रांति की शुरुआत होनी थी, लेकिन 10 मई को समय से पहले शुरुआत हो जाती है और बहादुर शाह जफर को इसका नेतृत्व सौंपा जाता है। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन कब से प्रभावी या लागू हुआ? अगला क्वेश्चन हमारा, बंगाल विभाजन कब से लागू हुआ? ये क्वेश्चन है। ठीक है, पहला ऑप्शन आपके पास 20 क्या है? 20 जुलाई 1907। ठीक है। नंबर 2 पे ऑप्शन है 3 दिसंबर 1903। ठीक है। 3 पे है 7 क्या है? 7 अगस्त। क्या है? 7 अगस्त 1907 में। 7 अगस्त 1907 में। और नंबर 4 पे है 16 अक्टूबर 1907। ठीक है, तो ये आपके पास ऑप्शन है। बताओ भी बंगाल विभाजन कब से लागू हुआ, यानी बंगाल विभाजन है वो कब से प्रभावी हुआ? ठीक है, तो बताओ भाई। अभी अमित बता, बंगाल विभाजन कब से लागू हुआ? बता क्या ऑप्शन होगा इसमें? राइट ऑप्शन कौन सा होगा? बता। 7 अगस्त। गलत। जो बंगाल विभाजन है, यदि बंगाल विभाजन की बात करूँ तो बंगाल विभाजन है वो किस में था? लॉर्ड कर्जन के समय। ठीक है, लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल विभाजन होता है। और बंगाल विभाजन को लॉर्ड कर्जन ने बताया था कि बंगाल बहुत बड़ा क्षेत्र है, इसका अनुशासन बढ़िया अच्छी तरीके से करने के लिए इसे प्रशासनिक आधार पर इसके 2 भागों में बांटा जाएगा। ठीक है, इसके 2 भागों में बांटा गया, एक पूर्वी बंगाल और एक पश्चिमी बंगाल। जो पूर्वी बंगाल थी उसकी राजधानी बनाया जाता है ढाका को, और पश्चिम बंगाल की राजधानी बनाया जाता है कलकत्ता को। ठीक है, 2 भागों में बांटा गया था। लेकिन ये जो बंगाल विभाजन का जो प्रस्ताव था वो ब्रिटेन की संसद में रखा गया था 3 दिसंबर 1903 को।
ठीक है। यानी ब्रिटेन की संसद में प्रस्ताव रखा गया, क्या थे, प्रस्ताव रखा गया था बंगाल विभाजन का, ठीक है। गवर्नर कौन था, कर्जन, जिसका कार्यकाल कब होता है, 1899 से लेके 1905 तक का कर्जन को कार्यकाल, ठीक है। तो ब्रिटेन की संसद में बंगाल विभाजन का प्रस्ताव रखा गया 3 दिसंबर 1903 को, ठीक है। बाद में इसकी घोषणा होती है 20 जुलाई 1907 को, बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी जाती है। घोषणा कब हुई, 20 जुलाई 1907 को तो बंगाल विभाजन की घोषणा की गई, ठीक है। और इसी घोषणा के बाद बंगाल विभाजन घोषणा कर दी जाए, इसी घोषणा के बाद में क्या होता है कि 7 अगस्त 1907 को स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत होती है। तो स्वदेशी आंदोलन है वो इसी बंगाल विभाजन के कारण चलाया गया था, स्वदेशी आंदोलन 1907 में। कहाँ से, कलकत्ता के टाउन हॉल से, कलकत्ता के टाउन हॉल से, कलकत्ता के टाउन हॉल से 7 अगस्त 1907 को क्या स्वदेशी आंदोलन चलाया जाता है, ठीक है। स्वदेशी आंदोलन या फिर इसको बहिष्कार आंदोलन भी कहते हैं। स्वदेशी आंदोलन क्या होगा, इसमें है कि क्या है कि अपने देश की वस्तु हैं, जो उत्पाद हैं, उनका हम प्रयोग करेंगे और विदेशी जो वस्तु हैं उनका क्या बहिष्कार करेंगे, ठीक है। लेकिन अंग्रेजों पर इस स्वदेशी आंदोलन का भी इतना असर नहीं हुआ कि घोषणा करने के बाद इस स्वदेशी आंदोलन चल रहा है, लेकिन फिर भी वो 16 अक्टूबर 1907 को इसे लागू कर देते हैं, ठीक है। तो यह आपको बताया जाए कि ये बंगाल विभाजन है, इसका जो प्रस्ताव है वो भारत में लागू कब किया गया बंगाल विभाजन, तो 16 अक्टूबर 1907 को जो बंगाल विभाजन है वो लागू कर दिया जाता है, ठीक है। तो आपको याद रखना कि संसद में, ब्रिटेन की संसद में प्रस्ताव रखा गया 3 दिसंबर 1903 को, बाद में 20 जुलाई 1907 की इसकी घोषणा कर दी जाती है और 7 अगस्त 1907 में एक स्वदेशी आंदोलन चलाया जाता है इसके खिलाफ कलकत्ता के टाउन हॉल से। बाद में 16 अक्टूबर 1907 को क्या लागू कर दिया जाता है। और इस 16 अक्टूबर 1907 को बंगाल विभाजन लागू करने के बाद क्या है, इसी दिन शोक दिवस मनाया जाता है और रक्षाबंधन दिवस भी मनाया जाता है। यानी जो हिंदू और मुस्लिम हैं और जिनका मेन जो बंगाल विभाजन का मकसद था वो क्या था, हिंदू और मुस्लिम की एकता को समाप्त करना, यानी उनका हिंदू मुस्लिम के आधार पे क्या बंटवारा करना, ठीक है, ये था मेन मकसद। और वो अंग्रेज हैं वो इसे लागू कर देते हैं 16 अक्टूबर को। बाद में इस मकसद में कामयाब भी होते हैं, क्योंकि बाद में 1906 में 1905 है, इतनी बार बताई को नहीं, यानी एक गलती हो गई थी भाई, 1907 नहीं 1905, ठीक है। बहुत देर से 1907 लिखा जा रहा है, 1905, 16 अक्टूबर 1905, ठीक है। आपको ध्यान रखना है 20 जुलाई 1905 नहीं है, 1907 नहीं है, 1905 में, ठीक है। 1903 में प्रस्ताव रखा जाता है, 20 जुलाई 1905 को क्या है इसकी घोषणा होती है और 7 अगस्त 1905 में क्या है स्वदेशी आंदोलन चलाया जाता है और 16 अक्टूबर 1905 में शोक दिवस ये मनाया जाता है। इस दिवस को रक्षाबंधन दिवस या फिर शोक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, ठीक है। शोक दिवस या फिर रक्षाबंधन दिवस के रूप में लोगों ने इस दिन क्या रखे, उपवास रखे और नंगे पैर जाकर क्या गंगा का स्नान भी किया, गंगा स्नान भी किया, ठीक है। और इसी दिन बंगाल विभाजन के अवसर पे रविंद्रनाथ टैगोर हैं वो गाते हैं आमार सोनार बांग्ला, आमार सोनार बांग्ला, आमार सोनार बांग्ला गाते हैं। और जो बाद में क्या बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान भी, ठीक है, राष्ट्रीय गान भी बना। तो ये 1907 में भी 1905 के लिए जहाँ पर जो 7 था 20 जुलाई 1905 में ये हुई थी, ठीक है। और इस दिन क्या मनाया जाता है, शोक दिवस मनाया जाता है, रक्षाबंधन दिवस मनाया जाता है कि हिंदू और मुस्लिम वो एक दूसरे को राखी बांधते हैं इस दिन, ठीक है। तो आपको इतने ये याद रखना है, वो आपने सही कर लेना 1905 में। और जो बंगाल विभाजन कराया गया था लॉर्ड कर्जन, बाद में इस बंगाल विभाजन को रद्द कब किया जाता है 1911 में दिल्ली दरबार में। और इसी बंगाल विभाजन के बाद 1906 में ढाका में क्या होती है मुस्लिम लीग की भी स्थापना हो जाती है, ठीक है। तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना है वो कब होती है 1906 में ढाका में। सलीमुल्लाह खां आगा खां की स्थापना करते हैं, वकार मुल्क है वो क्या है पहले अध्यक्ष बना जाते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है भाई आप क्यों 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल 1857
कि क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। ठीक है, तो नंबर 1 ऑप्शन है कैनिंग, डफरिन, लॉर्ड कैनिंग होते थे, या फिर लॉर्ड डफरिन, ठीक है, डफरिन, या फिर क्या है चेम्सफोर्ड या लिनिथगो, चेम्सफोर्ड या फिर लिनिथगो, लॉर्ड लिनलिथगो, लिनलिथगो। ठीक है, ये है। तो बताओ 18 सतावन की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन होता था। तो क्या हुआ राइट आंसर, बताओ। तो थोड़ा जल्दी करो भाई, क्लास भी लंबी हो चुकी है। 18 सतावन की क्रांति के समय जो भारत का जो गवर्नर जनरल था वो होता था लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, कौन होता था, लॉर्ड कैनिंग भारत का गवर्नर जनरल होता है। इसी के समय 18 सतावन की क्रांति थी। यदि 1857 की क्रांति की बात करें तो इसका जो प्रतीक चिन्ह था वह क्या था, कमल का फूल और चपाती। यदि आपको प्रतीक चिन्ह पूछ ले जाए तो वो था कमल का फूल और चपाती। जो इसका जो नेतृत्व सौंपा गया था वो सौंपा गया था बहादुर शाह जफर को। ठीक है, और इस समय गवर्नर जनरल कौन थे, कैनिंग। और बाद में कैनिंग क्या है, भारत के इस क्रांति के बाद में 1858 में भारत शासन अधिनियम आता है। इसी के तहत इस कैनिंग को प्रथम वायसराय भी नियुक्त कर दिया जाता है। और यदि हम बात करें डफरिन के, लॉर्ड डफरिन की, तो 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना होती है तो उस समय भारत के क्या थे, वायसराय। ठीक है, तो कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन थे, लॉर्ड डफरिन। कांग्रेस की स्थापना कब होती है, 1885 में। संस्थापक कौन थे, ए ओ ह्यूम थे। और पहले अध्यक्ष कौन थे, WC, पहले जो अध्यक्ष थे वो WC बनर्जी। ठीक है, और पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसका नाम क्या था, भारतीय राष्ट्रीय संघ होता था। जो कांग्रेस नाम दिया था वो दिया था दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, किन्होंने दिया था, दादा भाई नौरोजी ने। कब दिया था, 1885 में। उससे पहले भारतीय राष्ट्रीय संघ होता था नाम इसका। ठीक है, और अब बात करें हम लॉर्ड चेम्सफोर्ड की, तो चेम्सफोर्ड है जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ 1919, उस समय यदि भारत के वायसराय पूछ लिया जाए कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन थे, तो वो थे चेम्सफोर्ड। यानी जलियांवाले बाग हत्याकांड के समय, जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तब भारत के वायसराय कौन थे, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ठीक है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड है उस समय वायसराय थे। और जलियांवाला बाग है वह जली नाम के व्यक्ति की संपत्ति बताई जाती है, जलियांवाला बाग, इसलिए इसका नाम जलियांवाला बाग है। और लॉर्ड चेम्सफोर्ड उस समय वायसराय होते थे। और असहयोग आंदोलन के समय भी वायसराय कौन थे, चेम्सफोर्ड थे। खिलाफत आंदोलन के समय भी पूछ ले जाए तो कौन थे, ठीक है, तो चेम्सफोर्ड थे। चेम्सफोर्ड का जो कार्यकाल है 1916 से लेकर 1921 है, यानी 1916 से 21 के बीच में जितनी भी घटनाएं हैं उस समय वायसराय कौन होते थे, चेम्सफोर्ड होते थे। ठीक है, असहयोग आंदोलन के समय, खिलाफत आंदोलन के समय ये होते थे। लेकिन शुरू हुआ था ना असहयोग आंदोलन तब थे चेम्सफोर्ड, यानी खत्म हुआ तब नहीं था। चेम्सफोर्ड क्या था, जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है, और खिलाफत आंदोलन। अब लॉर्ड लिनिथगो की बात करें हम, तो लॉर्ड लिनिथगो है जब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था, भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के जो वायसराय कौन होते थे, लॉर्ड लिनिथगो। ठीक है, अगस्त प्रस्ताव के समय कौन होते थे, लॉर्ड लिनिथगो। अगस्त प्रस्ताव, अगस्त घोषणा है वो 1917 में थी, अगस्त प्रस्ताव 1940 में लाया गया था। उस समय भी कौन होता है, लॉर्ड लिनिथगो। तो लॉर्ड लिनिथगो से पूछा जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे, लॉर्ड लिनिथगो थे। ठीक है, और सेकेंड वर्ल्ड वार, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 के बीच में, तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय भी कौन था, द्वितीय विश्व युद्ध के समय लॉर्ड लिनिथगो। ठीक है,
और यदि पूछ लिया जाए 1914 में, तो प्रथम विश्व युद्ध था 1914 से 18 के बीच में। तो 1914 से 18 के बीच प्रथम विश्व युद्ध, उसमें था लॉर्ड हार्डिंग सेकंड, ठीक है, हार्डिंग सेकंड। चलो अब लास्ट क्वेश्चन करेंगे, क्लास थोड़ी लंबी हो गई है, ठीक है। तो हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो है कि बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया था? बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया था, ठीक है। ऑप्शन एक है हमारे पास 1911 में, 1914 में, ऑप्शन 1911, 1914 और 1915, और बात करूँ मैं तो 1917, ठीक है। ये है भाई लास्ट क्वेश्चन। बताओ बंगाल विभाजन को कब रद्द कर दिया गया था? सबसे पहले बंगाल विभाजन हुआ का था 1905 में, ठीक है। लॉर्ड कर्जन के समय में 16 अक्टूबर 1905 को यह प्रभावी होता है, यानी लागू हुआ था, ठीक है। बाद में जब अंग्रेज अपने मकसद में कामयाब भी हो जाते हैं और जब दिल्ली दरबार लगाया जाता है कब? 1911 में। तो राइट आंसर क्या हुआ? 1911। तो 1911 में क्या लगा था? दिल्ली दरबार लगा था। कौन सा दरबार? दिल्ली दरबार। दिल्ली दरबार कब लगा? 1911 में। और इस समय कौन आई थी? महारानी मेरी और जॉर्ज पंचम। और जॉर्ज पंचम कहाँ पर आए? भारत आए थे। जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी भारत आए। और इसी दिल्ली दरबार में क्या बंगाल विभाजन क्या है? रद्द कर दिया जाता है। बंगाल विभाजन रद्द कर दिया जाता है, ठीक है। बंगाल विभाजन रद्द कर दिया जाता है और कलकत्ता से राजधानी परिवर्तन करके कहाँ पर बनाई जाती है? दिल्ली, यानी दिल्ली राजधानी की घोषणा कर दी जाती है। और बाद में दिल्ली जो राजधानी है वो बनती कब है? 1912 में। घोषणा कब हुई? 1911 में। और बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया था। और इसी 1911 में ही रविंद्रनाथ टैगोर ने कौन सा गीत गाया था? स्वागत गीत बोला जाता उस समय, जनगण मन। कौन सा? जनगण मन, जिसे उस समय क्या स्वागत गीत था, इन्हीं के ये जनगण मन गाया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। और बाद में रविंद्रनाथ टैगोर के लिए इससे खुश हो जाते, उस समय क्या कहते हैं इसको? स्वागत गीत। और अंग्रेज है इसका नाम रविंद्रनाथ टैगोर का नोबेल पुरस्कार के लिए दे देते हैं। और बाद में नोबेल पुरस्कार 1913 में गीतांजलि के लिए दिलवाया जाता है। इनको क्या है? गीतांजलि के लिए क्या? 1913 में गीतांजलि के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिलता है। और ये क्या था? एशिया का प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता भी कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। 1911 से आपको इतना याद रखना है। बाद में बात करें 1914 में, तो 1914 से 18 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध शुरुआत 1914 में शुरू हुई थी। और जो ताना भगत आंदोलन पूछ लिया जाए, ताना भगत आंदोलन की शुरुआत भी 1914 में होती है। इसका शुरू किया था जत्रा भगत ने। किसने? जत्रा भगत ने। और ये आदिवासियों बिहार झारखंड के एरिया में फैला था और आदिवासियों द्वारा किया गया ये पहला आंदोलन था, ताना भगत आंदोलन, ठीक है। और बात करूँ मैं 1914 में एक कामागाटा मारू प्रकरण, कामागाटा मारू की जो घटना है वो 1914 में घटित हुई थी। क्या था? बाबा गुरदीप ने एक जहाज क्या है किराए पे लिया था, बाबा गुरदीप ने। और उस जहाज को जब मैं कनाडा ले जाता था, कनाडा सरकार ने वहाँ पर अनुमति नहीं देती है और वापस उसी जहाज को भेज दी जाती है, ठीक है। तो कामागाटा मारू क्या है? एक जहाज का नाम है, जहाज का नाम। ये कामागाटा मारू तो एक जहाज का नाम है, ठीक है। और किसने लिए? बाबा गुरदीप ने इसको किराए पे लिया था इस जहाज को। और जब कनाडा सरकार ने इससे वहाँ पर अनुमति नहीं देता, वापस भेज दिया जाता है। बाद में ये कलकत्ता वापस आ जाता है, ठीक है। 1914 से आपको याद रखना है। बाद में बात करूँ 1915 की, तो 1915 से आपको याद रखना है कि 1915 में महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 में भारत वापस आए।
यानी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे 9 जनवरी 1915 को। गए कब थे? 1893 में। ठीक है, 1893 से आप याद रखना, 1893 में महात्मा गांधी विदेश गए थे और एनी बेसेंट भारत आई थी। कौन है? एनी बेसेंट भारत आई थी कब? 1893 में। और महात्मा गांधी कब गए थे दक्षिण अफ्रीका? 1893 में। लगभग 22 साल के बाद 1915 में भारत आते हैं, 9 जनवरी 1915 को। और उसी 9 जनवरी के लिए हम क्या मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाते हैं हम कब? 9 जनवरी को। ठीक है, 9 जनवरी को। और बाद में बात की जाए 1917 में, तो महात्मा गांधी जी ने आंदोलन चलाया था भारत में आकर, चंपारण आंदोलन। ठीक है, कहाँ पर? बिहार में। बिहार में कौन सा आंदोलन चलाया? चंपारण आंदोलन चलाया, जो महात्मा गांधी का भारत में प्रथम सफल आंदोलन भी था। चंपारण आंदोलन किसके लिए चलाया गया था? नील की खेती के लिए। नील खेती के लिए चलाया गया था। इसे 3 कठिया पद्धति भी कहते हैं। 3 कठिया पद्धति लागू थी वहाँ पर, 3 कठिया पद्धति। ठीक है, यानी कुल जो खेत था उसके 3 बटे भाग पर आपको क्या करनी होती थी? नील की खेती करनी होती थी। और बताया जाता है कि उस समय जो नील की खेती थी उसकी विदेश में बहुत ज़्यादा मांग थी, इसलिए अंग्रेज नील की खेती करने के लिए कहते थे 3/20 भाग पर। और नील की खेती करने के बाद क्या है कि भूमि है वो बंजर हो जाती है, यानी उसकी उपजाऊ जो शक्ति है वो कम हो जाती है नील की खेती में। और किसान इससे क्या थे? बहुत ज़्यादा दुखी थे। तो एक राजकुमार शुक्ल नाम का व्यक्ति, कौन? राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल नाम का जो व्यक्ति था वो महात्मा गांधी जी से आग्रह करता है और निमंत्रण भेजता है महात्मा गांधी को। तो राजकुमार शुक्ल के आमंत्रण पर महात्मा गांधी जी आते हैं और ये आंदोलन सफल भी होता है। ठीक है, क्योंकि उस समय महात्मा गांधी जी की क्या है? अंग्रेजों से अच्छी बनती थी, क्योंकि महात्मा गांधी जब भारत आए 1915 में, और इन्हें आते ही भारतीय क्या है युद्ध में शामिल होने के लिए कहा था। 1915 में आते हैं और भारतीय क्या युद्ध में शामिल हो जाते हैं। इसलिए भारत में क्या है महात्मा गांधी को सेना में भर्ती करने वाला सार्जेंट भी कहा जाता है, क्योंकि उन्हें आते क्या है युद्ध में शामिल होने के लिए कहा था। और इसे क्या करता है? भारत युद्ध में शामिल करने वाला सार्जेंट, और केसरे हिंद की उपाधि भी दे दी थी। इसलिए राम कुमार जो शुक्ल है उसने निमंत्रण भेजा महात्मा गांधी को। और इसमें महात्मा गांधी के साथ साथ राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी सहयोग किया था। वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। ठीक है, तो इसी प्रकार मैं आशा करता हूँ कि आपने क्लास पूरी देखी होगी और बहुत ही अच्छा कंटेंट आपको मिला होगा इस क्लास में। तो इसी प्रकार हम आगे भी मॉडर्न हिस्ट्री की है रिवीजन क्लास लेते रहेंगे। जितना भी हम कवर कराएंगे क्लास में उसकी रिवीजन क्लास लेते रहेंगे। और आगे 1 या 2 क्लास और भी मॉडर्न हिस्ट्री की रिवीजन क्लास डालेंगे। इसमें क्या पूरी मॉडर्न हिस्ट्री है कवर हो जाएगी। इससे पहले एक क्लास डाल भी चुके हैं मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, जिसमें हमने उनके बारे में पता था, सवानी दर्शन, ब्रह्म समाज और महत्वपूर्ण जो समाज थे, थियोसॉफिकल सोसाइटी थी, कांग्रेस के बारे में पढ़ा था। ठीक है, उनके बारे में पढ़ भी चुके हैं। तो आज के लिए इतना ही, तो धन्यवाद।